Assalamu alaikum students. The topic that I'm going to discuss is correlation. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कोरिलेशन की टू टाइप्स होते हैं, या सिंपल कोरिलेशन होगा या पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दोनों कंटिन्यूस होंगे। कोरिलेशन है तो कोरिलेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों कंटिन्यूस होते हैं। जिस तरह हमने टी टेस्ट एक्सप्लेन किया है, मैंने टी टेस्ट एक्सप्लेन किया है, जिस वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। कोरिलेशन के केस में दोनों वेरिएबल्स, आया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों कंटिन्यूस होंगे। सिंपल कोरिलेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कंटिन्यूस वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और पार्शियल कोरिलेशन इसका सेकंड टाइप है। पार्शियल कोरिलेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। Finding the relationship between two quantitative variables without being able to infer causal relationship. Correlation हमें just relationship बताता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। ये हमें ये नहीं बताता कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है इट इज़ काज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह नहीं है कि लेट सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट सपोज इनटेक ऑफ साल्ट। तो इस तरह नहीं है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जब चेंज आएगा या अगर ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंशन सिर्फ और सिर्फ साल्ट की इनटेक की वजह से नहीं होता। बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है। तो काजल रिलेशनशिप के लिए फिर ज़रूरी होता है कि बाकी सारी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हम कंट्रोल रख के तभी हम काजल रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कोरिलेशन में इस तरह नहीं होता। कोरिलेशन के केसेस में जब भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो साथ साथ डिपेंडेंट में अगर चेंज आ जाए तो इसका क्या मतलब है, देयर इज़ कोरिलेशन। Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related. अब ये कितने related है, इसमें हम strength मालूम करते हैं, nature मालूम करते हैं। What is scatter diagram? क्योंकि हम scatter diagram ही यूज़ करते हैं correlation के लिए। इसके characteristics है कि इसके ऑर्डिनेट्स होंगे या x कोऑर्डिनेट होगा या क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, जाहिर बात है स्कैटर डायग्राम में दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए हम इसके थ्रू कोरिलेशन फाइंड करते हैं। x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, और हम यहाँ पर जस्ट डॉट पुट करते हैं। और जब हम डॉट पुट करेंगे x एक्सिस पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y पे भी कंटिन्यूस वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और इसके रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए अगर हम जस्ट डॉट पुट कर ले तो ये स्कैटर डायग्राम कहलाता है। एग्जांपल गिवन डेटा है, वेट लेट सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके लिए हम स्कैटर डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं, तो ये गिवन डेटा है, अगर वेट 67 है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होगा। तो यहाँ पर देख ले एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेट है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब अगर वेट 67 है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, अगर 69 है तो यहाँ पर हम डॉट पुट कर लेते हैं 125 एंड सो ऑन। तो इन डॉट्स के थ्रू हमें रिलेशनशिप का पता चलता है। इन डॉट्स के थ्रू अगर आप लोग देख ले तो इस तरह लाइन बन सकती है। यहाँ पर यह हमें शो करता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर वेट है अगर ये इंक्रीज़ होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, और ये चेंज एक्चुअली पॉजिटिव होता है, ये भी इंक्रीज़ होता है। इसके लिए फिर हम बेस्ट फिट लाइन ड्रा करते हैं, और ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है रिग्रेशन। व्हाट इज़ रिग्रेशन? स्कैटर प्लॉट्स। The pattern of data is indicative of the type of relationship between your two variables. आया ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा या देयर विल बी नो रिलेशनशिप।
लेट्स सपोज हमारे साथ एक्स एक्सिस पे इनटेक ऑफ साल्ट है, कंटिन्यूस डेटा, और इस तरह यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट्स सपोज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इनटेक ऑफ साल्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह के डार्ट्स आएंगे इसके लिए, और ये हमें शो करता है कि ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। या नेगेटिव कोरिलेशन होगा, नेगेटिव कोरिलेशन लेट्स सपोज अगर एक्स एक्सिस पे लेट्स सपोज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतने ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या आएगा, चेंज आएगा, और नेगेटिव चेंज आएगा, ये डिक्रीज़ होगा विद एक्सरसाइज। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। या इस तरह होगा, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेट्स सपोज अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, ये चेंज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है, इस तरह के डार्ट्स बनेंगे और स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें इस केस में नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पर नो रिलेशनशिप होगा। या इस तरह के सिनारियोज भी बन सकते हैं, लेट्स सपोज अगर एक्स एक्सिस में चेंज आता है इस तरह, लेट्स सपोज अगर एक्स एक्सिस में चेंज आता है, फर्स्ट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ होता है और बाद में इंक्रीज़ होगा। या इस तरह भी होगा कि लेट्स सपोज अगर एक्स में चेंज आता है और वाई में भी चेंज आता है, फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ होता है और बाद में डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह के चेंजेस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देख ले, हाइट इन सेंटीमीटर, जितना एज ज़्यादा होगा उतनी ही हाइट ज़्यादा होती है इन सेंटीमीटर, और इस तरह की रिलेशनशिप बन सकती है जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव कोरिलेशन। या अगर नेगेटिव रिलेशनशिप की बात कर लें, एज ऑफ अ कार कंटिन्यूस वेरिएबल, रिलायबिलिटी ऑफ अ कार, ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल है। लेट सपोज फर्स्ट टाइम कार फेल हो गया तो कितना डिस्टेंस ये कवर करता है नेक्स्ट फेलियर तक, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिक्रीज़ होगी। जितना एज ऑफ अ कार ज़्यादा होगा उतनी इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। नो रिलेशनशिप इस तरह पल्स रेट, लेट सपोज अगर पल्स रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेट हमारे साथ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पल्स जब इंक्रीज़ होता है इसका, तो इसका वेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इस तरह नहीं है कि पल्स अगर लेट सपोज इंक्रीज़ होता है तो इसके साथ वेट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, एज सच केस नहीं है इसमें। सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि रो जो है, रो एक्चुअली पैरामीटर का साइन है, पॉपुलेशन का साइन है, और सैंपल के केस में हम स्मॉल आर यूज़ करते हैं, स्मॉल आर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट मेजर्स द नेचर एंड स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप। ये हमें नेचर शो करता है और स्ट्रेंथ शो करता है। कोरिलेशन हमें नेचर शो करता है, नेचर इस तरह की नेचर या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव साइन, अगर वैल्यू है इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा है तो इसका क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर नेगेटिव साइन लगा है तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव कोरिलेशन है। और स्ट्रेंथ वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसका एक्चुअली रेंज होता है -1 से लेकर +1 तक। तो अकॉर्डिंगली इसके फिर स्ट्रेंथ होंगे, वीक स्ट्रेंथ होगा या इंटरमीडिएट होगा या स्ट्रांग कोरिलेशन होगा या परफेक्ट कोरिलेशन होगा। समटाइम टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन सेम पर्सन, या सेम पर्सन में होंगे या डिफरेंट, जिस तरह क्या है फादर एंड हिज चाइल्ड। फादर टालनेस, लेट सपोज कंटिन्यूस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं, और टालनेस ऑफ या हाइट ऑफ चिल्ड्रन अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो टू ग्रुप्स में भी हो सकता है और एक ग्रुप में भी हो सकता है। इट लुक्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, इफ देयर इज चेंज इन द एक्स, वाई विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, कोरिलेशन। द साइन ऑफ रो डिनोट्स द नेचर ऑफ एसोसिएशन, पॉजिटिव होगा साइन या नेगेटिव होगा। टू प्रोबेबिलिटीज़ है यहाँ पर। वाइल द वैल्यू ऑफ
रो डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। रेंज इज बिटवीन -1 एंड +1। जिस तरह प्रोबेबिलिटी थी, तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक उसका रेंज है, लेकिन यहाँ पर -1 से लेकर +1 तक का रेंज जो है एक्चुअली कोरिलेशन का है। -1 से कम नहीं होगा, +1 से ज़्यादा नहीं होगा। लेट सपोज अगर कोरिलेशन इस तरह का MCQ आ जाए कि कोरिलेशन इज़ 2, तो इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। कोरिलेशन 2 नहीं हो सकता, 1.1 नहीं हो सकता, इस तरह -1.1 नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इसी रेंज के अंदर अंदर आएगा, या +1 होगा या -1 होगा, या 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। इसी रेंज के अंदर अंदर वैल्यूज़ आ सकते हैं। -1 से कम नहीं हो सकता, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ रो डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये रेंज है -1 से लेकर +1 तक। तो यहाँ पर पॉइंट्स है, मैं क्लियर करवा दूँ। +1 क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन है। -1 भी परफेक्ट कोरिलेशन है, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, और +1 है ये पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है? अगर रो लेट सपोज 0 आ गया तो इसका क्या मतलब होगा? कि कोरिलेशन नहीं है, देयर इज़ नो कोरिलेशन। अब अगर 0 से लेकर +0.25 इस रेंज में अगर रो की वैल्यू आ जाए तो इसका क्या मतलब है? देयर इज़ पॉजिटिव वीक कोरिलेशन। और अगर 0 से लेकर -0.25 तक वैल्यू आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? देयर इज़ नेगेटिव वीक कोरिलेशन। और अगर +0.25 से लेकर +0.75 तक रो की वैल्यू आ जाए या कोरिलेशन की वैल्यू आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? कि ये क्या है? इंटरमीडिएट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर नेगेटिव -0.25 से लेकर -0.75 तक कोरिलेशन या रो की वैल्यू आ गई तो इसका क्या मतलब होगा? नेगेटिव इंटरमीडिएट कोरिलेशन। अब अगर +0.75 से लेकर +1 तक, तो ये रिलेशन या कोरिलेशन इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रांग स्ट्रेंथ, पॉजिटिव स्ट्रांग कोरिलेशन। और अगर -0.75 से लेकर -1 तक, तो ये नेगेटिव स्ट्रांग कोरिलेशन होगा। अगर -1 तो ये क्या होगा? परफेक्ट कोरिलेशन। +1 भी परफेक्ट कोरिलेशन होता है। हाउ टू कंप्यूट द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट को किस तरह मालूम करना है, इसके लिए ये फार्मूला है। और लेट्स सपोज इस एग्ज़ाम्पल को हम फॉलो करते हैं कि अगर एज गिवन है, एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y कोऑर्डिनेट पे, लेट सपोज अगर वेट है डिपेंडेंट वेरिएबल 2 4 6 है। अगर एज 1 है लेट सपोज और वेट उसका 2 है, फिर अगर एज 2 हो जाता है तो वेट 4 है सैम्पल में, और अगर एज 3 है तो वेट 6 है। अब हम मालूम करते हैं कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन। लेट सपोज हमारे पास एक्स वेरिएबल जो एक्चुअली क्या है? एज है, और इस तरह वाई हमारे साथ वेट है। अगर एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 3, तो यहाँ पर 2 4 6 होगा। सबसे पहले आप लोग फार्मूला देख लें। आर इज़ एक्चुअली सिंबल ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ सैम्पल। इसका फार्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस समेशन ऑफ x into summation of y divided by sample size divided by under the root of summation of x square minus summation of x whole square divided by sample size। और इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है विद समेशन ऑफ y square minus summation of y whole square divided by sample size। तो यहाँ पर आप लोगों ने समेशन ऑफ x फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर है समेशन ऑफ x। अगर ये वैल्यू नोन होगी, अगर ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो तभी आप लोग इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ x फाइंड कर लें,
समीशन ऑफ y फाइंड कर लें, साथ साथ समीशन ऑफ एक्स वाई है तो x और y को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई भी फाइंड कर लें, और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर फाइंड कर लें, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर फाइंड कर लें, इसका समीशन भी बाद में निकाल लें। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 18। इस तरह एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, एक्चुअली 4 है। वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, 6 6 आर 36। इसका अब सम निकाले, 18 प्लस 2 20, 28। समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 28। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 and summation of y square is equal to 36 plus 4 is equal to 40, 40 plus 16 is equal to 56। और ये है क्या है हमारे पास समीशन ऑफ y स्क्वायर। अब इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर ले, r क्या आएगा हमारे पास, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 28 माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y। समीशन ऑफ x ये भी फाइंड कर ले स्टूडेंट्स, पहले से आप लोग मालूम करेंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 6 मल्टीप्लाई बाई 12 और डिवाइड बाई सैम्पल साइज, यहाँ पर 1 2 3 है, सैम्पल साइज 1 2 3 है, 3 है यहाँ पर, इसको फिर डिवाइड कर लें अंडर द रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 14 माइनस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 14, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 14 है, और समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो आप लोग 6 को क्या कर ले, स्क्वायर कर ले, 6 स्क्वायर कर ले डिवाइड बाई सैम्पल साइज 3, इसको मल्टीप्लाई कर ले। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर हमारे साथ 56 माइनस समीशन ऑफ वाई होल स्क्वायर जो 12 है, 12 वो आप लोगों ने स्क्वायर करना है डिवाइड बाई सैम्पल साइज 3। दिस इज इक्वल टू 28 minus 6 multiplied by 12 is equal to 72 divided by 3 divided by under the root of 14, 6 multiplied by 6 is equal to 36 divided by 3, और इसको मल्टीप्लाई कर ले 56 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 3, that is equal to 28, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 रह गया, 3 4s are 12 माइनस 24 डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ 14 माइनस 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 12 आ गया, 12 इंटू 56 माइनस 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 रह गया और 48 आ जाएगा, 48 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 56 minus 48 is equal to 8, that is equal to 4
डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ 8 2 ज़ा 16 that is equal to 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू +1। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास साइन आ गया पॉजिटिव और वैल्यू क्या आ गई 1। इसका क्या मतलब है, वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन है, जो स्ट्रेंथ को शो करता है, और पॉजिटिव हमें नेचर शो करता है कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन शो करेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, +1 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि ये कोरिलेशन परफेक्ट है। इस तरह और भी एग्जांपल्स है इस केस में। लेट सपोज अगर इसी ये एग्जांपल है, ये हमने सॉल्व कर लिया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इस केस में वैल्यूज़ फाइंड कर लें, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर ले फार्मूला में, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया +0.759 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एज हो, नंबर ऑफ ईयर्स और प्राइस या प्राइस इन लेक्स, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, वैल्यूज़ फाइंड कर ले, फार्मूलाज में पुट कर ले। अगर -0.91 है तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और नेगेटिव साइन है तो इसका क्या मतलब होगा, नेगेटिव strong correlation. Now students, as we have find the correlation value, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह करना है इन केस ऑफ कोरिलेशन, उसके लिए भी 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस H सब है। इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रो इज़ इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल। और H सब ए अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इट मीन्स या इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि एक्चुअली देयर इज़ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, चूज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चूज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज यू नो इट नॉर्मली एंड यूजुअली इट इज़ 0.01 और 0.05, और इट में भी 0.1। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड टी कैलकुलेटेड वैल्यू या टेस्ट स्टैटिस्टिक। इस केस में भी हम क्या करते हैं, टी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, रो सैम्पल साइज ऑफ रो अंडर रूट ऑफ n-2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर r का क्या मतलब है, जिस तरह हमने कोरिलेशन में r की वैल्यू फाइंड की थी, स्पेसिफिक फार्मूला, इस फार्मूला के थ्रू आप लोग रो फाइंड करेंगे, उसके बाद रो की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, और साथ साथ ये n क्या है, सैम्पल साइज़ की वैल्यू पुट कर ले, साथ साथ रो की वैल्यू पुट कर ले। इस तरह हम टी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं, या व्हाट इज़ रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन इस केस में जिस तरह हम टी टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं, इसी तरह सेम यहाँ पर हम टी टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं, जो डिपेंड करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। लेट सपोज हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 कंसीडर किया है, तो 0.05 टेबल में देख ले, और साथ साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में कोरिलेशन में इट इज़ इक्वल टू n-2। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि आया टी कैलकुलेटेड वैल्यू टी टेबुलेटेड वैल्यू से एक्सीड करती है कि नहीं। अगर टी टेबुलेटेड से एक्सीड करती है तो फिर हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन
टू वेरिएबल्स। इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला है। लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को वैल्यू दे दूँ r इज इक्वल टू 0.75 और ये 0.75 और n यहाँ पर 12, तो आप लोग ये वैल्यू फाइंड कर लें वुड इज टी कैलकुलेटेड। और साथ साथ यहाँ पर भी अगर सैम्पल साइज 12 है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप लोग टी कैलकुलेटेड वैल्यू देख लें, टी टेबुलेटेड वैल्यू देख लें, कंपैरिजन कर लें। अगर कोई मसला है तो आप लोग फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।